वेलकम टू मैथ जियो क्लासेस। जो ज्योमेट्री का सेकंड हम लोग पार्ट पे आ गए, जहाँ पे हम लोग थ्योरी और जो थ्योरम्स हैं उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लें क्वेश्चन करने से पहले। तो सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग सर्कल पे आ रहे हैं, वृत्त जो है। तो सर्कल में जो थ्योरम्स होंगे उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। पहले उन टर्मिनोलॉजी को हम लोग ध्यान से देख लें कि कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते ही हैं, बस ये है कि एक तरह से जो है रिकॉल करना है कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो है आपके सर्कल में होती हैं। तो सर्कल जैसे आप जानते हैं कि कोई भी सर्कल अगर हम फॉर्म करते हैं तो कोई भी सर्कल बनाएंगे तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। और अगर जो है आपके दो ऐसे पॉइंट जिसको मिलाने वाली रेखा जो है वो सेंटर से होकर के जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं व्यास। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया रेडियस और ये हो गया व्यास, दैट इज डायमीटर। डायमीटर क्या है, सेंटर से होकर जा रही है इसलिए दो इक्वल हाफ में किसी सर्कल को डिवाइड करती है। लेकिन अगर दो ऐसे पॉइंट जिनको मिलाने वाली रेखा जो है आपके केंद्र से होकर ना जाए, सेंटर से होकर ना जाए, तो फिर ये अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो सर्कल की बात अगर हम करें, अगर मान लीजिए ये सेंटर है और दो पॉइंट हमने ले लिया, एक यहां एक यहां, इन दो पॉइंट को मिलाने से ये सेंटर से होकर नहीं जा रहा है, तो ऐसे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो सेंटर से होकर नहीं जाते उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जीवा, कॉर्ड। तो ये जीवा कहलाता है। और जीवा जो है वो सर्कल को दो अलग अलग जो है आपके पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे व्यास डायमीटर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक पार्ट बड़ा हो जाता है और एक पार्ट छोटा हो जाता है। जो पार्ट बड़ा होता है उसमें सेंटर होता है मौजूद, तो जिस वृत्त के भाग में सेंटर मौजूद है वो बड़ा पार्ट होगा और जिसमें सेंटर नहीं मौजूद है वो छोटा पार्ट होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, बड़े पार्ट को हम कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। तो वृत्त का खंड, सर्कल का एक पार्ट, जिसको हम लोग कहेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। फिर इसी तरह से एक छोटा वृत्त का पार्ट हुआ, ये वृत्त का छोटा पार्ट हुआ, और जो छोटा पार्ट है उसमें सेंटर नहीं लाई कर रहा है, जिसमें सेंटर नहीं होता वो छोटा पार्ट होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड। लघु मतलब छोटा, वृत्त मतलब वृत्त होता है सर्कल और खंड कहा जाता है पार्ट को। तो लघु वृत्त खंड इसका मतलब सर्कल का छोटा पार्ट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट हो जाता है। और जो सरकमफ्रेंस है, परिधि, ये सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस है। लेकिन अब जब वृत्त अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो जब सर्कल जो है अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये सर्कल का इस पार्ट को हम लोग कहने लगते हैं आर्क, चाप। तो ये पार्ट क्या है, चाप का है। तो ये जो है मेजर आर्क हो जाएगा, दीर्घ चाप, और ये हो जाएगा लघु चाप, ये भी आर्क है। तो एक आर्क ये हुआ, एक आर्क ये हुआ, तो आर्क की बात होती है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होगी। जीवा क्या है, जीवा जो है आपके परिधि पर पाए जाने वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से ना होकर के जाए वही जीवा है, और जो केंद्र से होकर के चली जाएगी वो व्यास हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, कॉर्ड होता है, वही व्यास होता है, डायमीटर होता है। और डायमीटर क्या है, डबल रेडियस का होता है, क्योंकि इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस है, तो 2r के बराबर व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ये सब टर्म्स जो है आपके इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। फिर अब बात आती है, जैसे मान लीजिए कि आपके सर्कल्स की, तो सर्कल्स में जो थ्योरम्स होते हैं वो इन्हीं पर डिपेंडेंट है, इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिपेंडेंट है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें जो है एक तरह से आगे अगर हमें थ्योरम्स को समझना है तो ये टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए कि दीर्घ वृत्तखंड क्या है, मेजर सेगमेंट, फिर
लघु वृत्तखंड क्या है, माइनर सेगमेंट। फिर इसी तरह से दीर्घ अगर हमने कहा चाप, तो ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया, छोटा जो है लघु चाप हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो अब इन्हीं की हेल्प से अब देखिए थ्योरम्स क्या कहते हैं। तो अभी तो ये है जो कि आपने वृत्त के बारे में पढ़ा, सर्कल के बारे में, तो अभी सर्कल से रिलेटेड सारी चीजें। अब सर्कल से इसके बाद जो है सर्कल से जो है रिलेटेड जो एक और टॉपिक होता है वो होता है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट इसके मतलब स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को ना काटे, ना बाहर से जाए, बल्कि किस परिधि पर किसी ना किसी बिंदु को टच करके जाए। तो वैसी रेखा क्या हो जाएगी, वो आपके एक तरह से जो है स्पर्श रेखा हो जाती है। तो स्पर्श रेखाओं पर आधारित कुछ ना कुछ जो है आपके थ्योरम्स बनने लगते हैं। तो थ्योरम जो आपके होते हैं उनको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं या किस तरह से डिफाइन करेंगे वो आप देख लेते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात आती है वो आती है कि टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें थ्योरम समझ में आते हैं। अब आते हैं एक एक करके हम लोग थ्योरम्स को देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहते हैं, जैसे देखिए थ्योरम नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांग वृत्त हो, किसी एक वृत्त की बात हो या दो समान वृत्त की बात हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको कहेंगे, वो सर्कल्स जिनका रेडियस एक बराबर है, एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा इमेज है, के दो चाप, दो आर्क, अभी हम लोग ने जो है डिफाइन किया, सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होंगी। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये कह रहा है कि अगर ये वृत्त और ये वृत्त जो है आपके बराबर है, इसके मतलब आर और आर त्रिज्या बराबर है, तो ये क्या हुए, सर्वांगसम वृत्त हुए। फिर अब ये कह रहा है कि दो चाप सर्वांगसम है, दो चाप कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके मतलब ये चाप और ये चाप बराबर है, ये और ये बराबर है। तो चाप अगर सर्वांगसम है तो संगत जीवाएं बराबर होंगी। तो संगत जीवाएं क्या होंगी, जो है आपके एडजेसेंट कॉर्ड्स हैं वो बराबर होंगे। तो इसके मतलब अगर ये चाप बराबर है तो ये कॉर्ड इस कॉर्ड के बराबर होगा। तो ये चाप अगर इस चाप के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर एस के। तो जीवा भी बराबर होगी। तो इसके मतलब चाप अगर बराबर है दो कॉन्ग्रुएंट वृत्त में, तो ऐसी कंडीशन में पी क्यू और आर एस भी बराबर होगा। तो यही चीज देखिए कह रहा है, यदि चाप पी क्यू आर एस बराबर हो, पी क्यू और आर एस चाप, ये पी क्यू चाप ये हुआ, आर एस चाप ये हुआ, ये अगर बराबर हो तो जीवा पी क्यू तथा जीवा पी एस बराबर होगी, पी एस बराबर होगी। तो ये है आर एस, सॉरी, ये आपके आर एस बराबर होंगी। तो इसके मतलब ये है कि अगर किसी, क्लियर समझ लीजिए, ऐसा सिंपल से बता दें, जैसे दो वृत्त हैं, सर्वांगसम है, सर्वांगसम के मतलब सेम रेडियस के हैं। अब कह रहा है कि इसकी एक चाप है, ए बी मान लीजिए एक चाप है, इसमें पी क्यू एक चाप है ये। तो अगर ए बी और पी क्यू बराबर है, चाहे दीर्घ की बात करें चाहे लघु की बात करें, दोनों कर सकते हैं। तो अगर दीर्घ इसकी और इसकी दीर्घ बराबर है तो इनको मिलाने वाला जो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी, ये जो जीवा बनेगी, ये जीवा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यही थ्योरम 1 कहता है। थ्योरम 1 इसका जस्ट उल्टा कहेगा। उल्टा क्या कहेगा, अगर कहेगा दो सर्वांगसम वृत्त में दो जीवाएं अगर बराबर हैं तो इनके द्वारा बनने वाला चाप बराबर होगा। जैसे चाप बराबर होने पे जीवा बराबर हो जाती है, जीवा बराबर होने पे चाप बराबर होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा दोनों का। तो अब देखिए सेकंड वाला थ्योरम क्या कहता है। सेकंड थ्योरम है, यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं समान हो, अब जीवा समान है, इसका मतलब पी क्यू आर एस के बराबर है, ये बराबर है, तो उनके संगत अथवा जो है आपके लघु या दीर्घ या जो अर्धवृत्ताकार जो है आपके चाप होगा, तो जो भी आपके लघु दीर्घ अर्धवृत्ताकार क्यों कहा जा रहा है, कि व्यास भी हो सकता है। तो अगर व्यास हो गया तो अर्धवृत्ताकार हो गया। तो ये क्या है कि इसके चाप बराबर होंगे। चाप बराबर होने के मतलब अगर ये जीवा इस जीवा के बराबर है तो ये चाप
इस चाप के बराबर होगा और ये छोटा वाला चाप छोटे वाले चाप के बराबर होगा। तो दीर्घ जो आपके एक तरह से चाप है, मेजर आर्क है, मेजर आर्क बराबर होंगे आपस में, माइनर आर्क आपस में बराबर होंगे अगर जीवा बराबर है किसी दो वृत्त की। तो उल्टा हो गया, पहले क्या था कि अगर चाप बराबर थे तो जीवाएं बराबर थी। अब थ्योरम 2 इसी का जस्ट इनवर्स है कि अगर जीवा बराबर है तो चाप अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में आपको रखनी पड़ेंगी, थ्योरम आपको। तो अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा या हम आपको रटाएंगे, या वहां पर हम नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, हम सिर्फ आपको याद दिला देंगे थ्योरम ये कहता था। तो थ्योरम ये कहता था, इसलिए जो है आपको ये लर्न करना पड़ेगा या दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरम्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए थ्योरम क्या कहता है। नेक्स्ट है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कि अगर कोई जीवा है, केंद्र से इसके ऊपर लंब डाला जाए तो समद्विभाजित मतलब ये बराबर हो जाएगा, PL LQ के बराबर हो जाएगा। कोई वृत्त है, सर्कल है, केंद्र है, कोई जीवा है, कह रहा है केंद्र से लंब डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया। जब परपेंडिकुलर आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समद्विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब अगर A B ये है और OC इसके ऊपर लंब है तो हम कहेंगे कि AC बराबर हो गया किसके, CB के। यही थ्योरम कह रहा है। तो कोई भी जो है आपके ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी जीवा हम लेंगे, इस जीवा पर अगर कहीं से भी केंद्र से अगर हम लंब डाल देंगे परपेंडिकुलर, तो ये जो है आपके लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी। बस यही थ्योरम है। तो किसी भी जीवा पर, किसी भी वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है और उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा जो है थ्योरम होता है। वो क्या है कि अगर किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दें तो मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब हो जाएगी। मध्य बिंदु के मतलब क्या हो गया, दो भाग में बांट दिया। मिड पॉइंट ही तो है ये जहां पर लंब पड़ रहा है, ये मिड पॉइंट है, तभी तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो गई। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपने आप दो भाग में विभाजित हो जाएगा। अब उसका उल्टा है कि अगर हम मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु मतलब ये बराबर भाग, मध्य बिंदु को इससे जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। पहले क्या था, 90 डिग्री डालेंगे तो दो भाग बराबर हो जाएंगे। अब कह रहा है दो भाग अगर बराबर हैं, केंद्र और उस जो है मध्य बिंदु को या इस बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने पर जो रेखा बनेगी ये रेखा इसके ऊपर लंब होगी। यही नेक्स्ट जो है आपका थ्योरम है। देखिए थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहां पर क्या हो गया, मध्य बिंदु ये है M, मिड पॉइंट है O, ये मिलाने वाली रेखा हो गई, ये जीवा पर परपेंडिकुलर हो गई। सर्कल है, सर्कल पर केंद्र से कोई जीवा है। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है, ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाना है तो जो है आपके वृत्त के केंद्र ये हुआ और जीवा का मध्य बिंदु अगर मान लीजिए ये है, ये इसके इक्वल कर दें तो ये मिलाने वाली जो रेखा है ये कह रहा है जीवा पर लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। यही चीज बताई जा रही है। तो परपेंडिकुलर डालते थे तो बराबर हो जाती थी, बराबर अगर होगी तो परपेंडिकुलर हो जाएगी रेखा। बस ये जो है आपके थ्योरम हो जाता है इसका। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या कहता है, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या है, एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी वृत्त में कई बराबर जीवाएं बना दें, एक जीवा ये बना दिया और इसी के बराबर एक और बना दिया, इसकी लेंथ बराबर है, तो अगर जो है AB CD के बराबर है, इफ AB इक्वल्स टू CD, दो समान लेंथ की अगर जीवाएं हैं
तो यहां से पढ़ने वाला जो लंब है, इसकी डिस्टेंस अगर हम d1 मान लें, और यहां से पढ़ने वाला लंब है परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस d2 मान लें, तो हम कहेंगे कि d1 बराबर क्या हो जाएगा, d2 के हो जाएगा। तो थ्योरम यही कह रहा है कि समान लंबाई की जीवाएं अगर हैं तो केंद्र से जो लंब डाला जाएगा वो समान दूरी पर होगा। समदूरस्थ मतलब इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वी डिस्टेंस उसको कहा जाता है। तो ये समान दूरी पर होगा। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है नेक्स्ट थ्योरम। इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाता है कि वृत्त में पाई जाने वाली दो जीवाएं अगर केंद्र से समान दूरी पर हैं, तो अगर समान दूरी पर हैं तो जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। अभी क्या है, जीवाओं की लंबाई अगर बराबर है तो केंद्र से समान दूरी पर है, तो ए बी सी डी के बराबर है, तो d1 बराबर d2 के है। और थ्योरम नेक्स्ट वाला थ्योरम क्या है, इसी का जस्ट रिवर्स है। कह रहा है कि अगर दूरी बराबर है तो जीवाएं की लेंथ क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो कॉर्ड जो हो जाएंगे उनकी लेंथ जो है इक्वल हो जाएगी। तो ये उसी का जस्ट इनवर्स है। तो ये चीज जो है आपके, आइए देखिए सिक्स्थ थ्योरम देखें। तो सिक्स्थ थ्योरम जो है, अब देखिए क्या है, ये है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए सिक्स्थ थ्योरम देखें, कोई अगर हमने जीवा लिया, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। किसी एक सेगमेंट में अगर इस जीवा से कोण बनाए, कोई एक पॉइंट ले लें और इसको दोनों एंड से मिला दें तो कुछ एंगल बनेगा। अब कहीं पर भी आप यहां पर कोण लीजिए, ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर बनेंगे। तो किसी एक जीवा से किसी एक वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बनाए गए जितने भी कोण होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब हमेशा बराबर होंगे। तो इसके मतलब ये हुआ कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं कि ए बी एक जीवा है और ए बी से ही सारे कोण बनाए जा रहे हैं, तो सी डी ई, तो हम कहेंगे ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी इक्वल्स टू ए ई बी। तो एंगल ए बी सी, सॉरी ए सी बी, ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। यही थ्योरम है। तो किसी भी जीवा से दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, अब जैसे लघु वृत्तखंड की बात करें, यहां पे अगर हमने कोई कोण बनाया तो अगर इधर थीटा है तो यहां क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा होता है। या अभी आगे समझ लीजिएगा, अभी हम कुछ और मान लेते हैं, इसे अल्फा मान लें। अल्फा अगर हमने मान लिया तो यहां से कोई भी जो है आपके कोण बनाया जाएगा तो ये कोण हमेशा अल्फा ही बनेगा। तो अगर दीर्घ वृत्तखंड में थीटा बन रहा है तो कहीं पर भी बनाएंगे तो थीटा ही बनेगा। लघु वृत्तखंड में अगर अल्फा बन रहा है तो हमेशा अल्फा ही बनेगा, कहीं पर भी आपके इसको जो है आपके कोण बनाया जाए किसी भी वृत्तखंड में। तो ये जो है आपके थ्योरम नंबर 6 हो जाता है। आइए थ्योरम नंबर 7 देखते हैं। थ्योरम नंबर 7 कहता है किसी वृत्त की परिधि पर पड़ा किसी चाप से कोण उसी चाप से केंद्र पर डाले कोण का आधा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं और कोई, अगर मान लीजिए कि हमने कोई जीवा ले ली और जीवा से परिधि पर डाला एक कोण और एक केंद्र पर डाला, तो इसी जीवा से अगर हम केंद्र पर डालेंगे और इसी जीवा से परिधि पर डालेंगे कोण, तो इसमें रिलेशन क्या होगा, जो ये कोण होगा इसका दुगना हो जाएगा ये कोण, डबल कोण। तो किसी जीवा से परिधि पर डाला गया कोण की तुलना में केंद्र पर डाला गया कोण दुगना हो जाता है, वही ये कह रहा है। तो कह रहा है किसी वृत्त की परिधि पर पड़ा किसी चाप से, कोई चाप है, चाप ये कह सकते हैं, चाप से कोण उसी चाप से केंद्र पर डाले गए कोण का आधा होता है। तो किसी चाप पर पड़ा कोण, चाप के मतलब ये परिधि पे बोल रहा है, तो चाप पर पड़ा कोण चाहे वो दीर्घ चाप हो चाहे वो लघु चाप हो, तो ये जो है आपके केंद्र की तरफ अगर मान लीजिए कि आपके कोण बन रहा है 2 थीटा, तो ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा।
जो इसका आधा होगा। ये जो है आपके थ्योरम नंबर 7 है, जो कि वृत्त से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसका मतलब कि अगर कोई वृत्त है, सर्कल है, इसके अगर हम डायमीटर को ले लें, व्यास को ले लें, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त के मतलब अर्धवृत्त आप ऐसे ले लें, तो अर्धवृत्त तभी बनेगा जब ये क्या होगा, ये व्यास होगा, डायमीटर होगा। तो चाहे तो कहिए अर्धवृत्त से बना कोण 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 डिग्री होगा, या कहिए किसी वृत्त में व्यास से बना कोण, व्यास से कोई परिधि पे अगर हम कोण कहीं पर भी डालेंगे तो हमेशा इसकी जो आपके कोण होगा, एंगल होगा, वो क्या होगा, चाहे कि जिस तरफ भी आप डाल दीजिए, ये हमेशा 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, इस तरह से ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो सारे कोण जो है आपके जो परिधि पर बनेंगे वो 90 डिग्री हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे हम अर्धवृत्त कहें कि अर्धवृत्त में की परिधि पर बनने वाले सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, या आप कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास से, वृत्त का व्यासी, ये व्यासी तो हुआ, तो वृत्त के व्यास से परिधि पर पड़ने वाले सभी कोण समकोण होते हैं। इसका मतलब राइट एंगल जो है आपके ट्रायंगल होते हैं। आइए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। जैसे थ्योरम नंबर 9, एकांतर खंड में लघु चाप द्वारा आंतरिक कोण न्यून कोण होता है और एकांतर खंड के दीर्घ चाप द्वारा आंतरिक कोण अधिक कोण होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई वृत्त बनाया, सर्कल बनाया, अब कोई जो है हमने सपोज कर लिया ए बी, कोई हमने चाप ले लिया, तो अब ये जो है ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया और ये लघु वृत्तखंड हो गया। तो दीर्घ वृत्तखंड में जब भी आप कोई कोण बनाएंगे तो ये जो मान होगा थीटा, और लघु वृत्तखंड में अगर आप कोण बनाएंगे ये जो मान होगा अल्फा, इसमें रिलेशन क्या होगा कि जो दीर्घ वृत्तखंड में कहीं पर भी आप कोण बनाएंगे तो ये कोण हमेशा 90 से कम बनेगा, 90 से कम। लेकिन लघु वृत्तखंड में जब भी कोण आप बनाएंगे तो हमेशा 90 से ज्यादा बनेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, इट इज लेस देन 90 डिग्री। और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो किसी भी वृत्त में, सर्कल में अगर हम लोग देखें तो किसी भी सर्कल में अगर हम दीर्घ वृत्तखंड में केंद्र बनाएंगे तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो ये एक्यूट एंगल बनता है, लेस देन 90 डिग्री बनता है। और लघु वृत्तखंड में, माइनर सेगमेंट में अगर हम कोई कोण बनाते हैं परिधि पर, तो जो कोण बनेगा ये अधिक कोणीय होगा, इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल का फॉर्मेशन होगा जो मोर देन 90 डिग्री होता है। तो ये क्या है, ये आपके थ्योरम बता रहा है इस तरह के जो है चीजों को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे कि थीटा प्लस अल्फा हमेशा क्या होगा, 180 होगा। किसी भी चाप से या किसी भी जीवा से दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में डाले गए कोणों का योग संपूरक होता है। तो ये संपूरक होगा, सप्लीमेंट्री होगा ये। तो आगे चल करके ये क्वाड्रिलेटरल में जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उस कॉन्सेप्ट में अपने आप आ जाएगा ये। तो चक्रीय चतुर्भुज में ये है आपके क्लियर हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 होता है। अब चक्रीय चतुर्भुज है क्या, पहले उसको समझ लें और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है, सपोज कर लीजिए
कोई भी चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो कोई अगर हम ऐसा सर्कल बना दें जो इसके चारों वर्टेक्स से होकर के जाए, इसके मतलब कि इसके चारों वर्टेक्स इसकी परिधि पर लाई करें, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब देखिए यहां पर थ्योरम क्या होता है, थ्योरम जो अभी आपने पढ़ा तो उसमें जो है थ्योरम जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, और इसमें जो है आपके चक्रीय चतुर्भुज ये कहता है कि अगर हम मान लीजिए बी डी एक जीवा है और ये कोण इधर बना रही है मान लीजिए अल्फा और यहां बना रही है बीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम एसी जीवा ले लें, तो एसी जीवा से कोण ये बन रहा है एक वृत्तखंड में, दूसरे वृत्तखंड में इधर बन रहा है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल, जैसे मान लीजिए ये है थीटा, ये है गामा, तो थीटा प्लस गामा का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री। या आप ये कह सकते हैं आमने सामने, तो एंगल ए और सी, एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस डी, बी और डी मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो जीवा कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, कि वृत्त में कोई जरूरी नहीं कि जो है आपके, जैसे मान लीजिए हम यहां पे ऐसे चतुर्भुज बना दें ए बी सी डी, तो ये कहीं पर भी हो सकती है या किसी भी तरह की हो सकती है, और सिर्फ इसके कहने का सेंस ये है कि आमने सामने के कोण हमेशा 180 डिग्री होंगे। जैसे अभी हम लोग ने देखा था कि अगर कोई जीवा है और यहां पर थीटा डिग्री बनाता है, तो दूसरे वृत्तखंड में ये क्या बनाएगा, 180 माइनस थीटा। यही थ्योरम है ये कि दोनों का टोटल सम क्या होगा, एक जीवा से दोनों वृत्तखंडों में, मेजर सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट में भी, दोनों वृत्तखंडों में बने कोणों का योग जो होगा वो समपूरक होगा, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोई भी, जैसे मान लीजिए ये कोण और ये कोण अगर हम देख रहे हैं, तो ये इस जीवा से बना है, इस जीवा से यहां इधर बना, इधर बना, तो ये कोण और ये कोण जो भी आपकी वैल्यू मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। या अगर हम इसको जो है आपके जीवा ना माने, हम जीवा जो है इसको मान लें, सपोज कर लिए इसको, तो इससे एक वृत्तखंड पर कोण ये बना और दूसरे वृत्तखंड पर दूसरे सेगमेंट में कोण ये बना, तो दोनों सेगमेंट में बनने वाला जो कोण होगा, दोनों वृत्तखंडों में बनने वाला जो कोण होगा, इसको अगर हम थीटा मान लें, इसको गामा मान लें, तो थीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो है आपके एक तरह से, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और इन्हीं कोणों में ये दोनों कोण बराबर कब हो जाएंगे, या ये दोनों कोण बराबर कब हो जाएंगे, जब ये व्यास हो, डायमीटर हो। तो अगर ये व्यास है, तो आपने पढ़ा है कि किसी भी व्यास से परिधि पे डाला गया कोण सदैव क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये व्यास है तो इस पे पड़ा कोण क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने का सेंस क्या है, दोनों 90-90 डिग्री हो जाएंगे। तो 90-90 डिग्री कब होंगे, जब ये व्यास होगा, डायमीटर होगा। तो इसके मतलब अपोजिट अगर जो है वर्टेक्स की बात हो रही है, ए के साथ सी या बी के साथ डी, अगर अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा व्यास है, या आप कह सकते हैं कि केंद्र से होकर के जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में बनने वाला जो आमने सामने का कोण होगा दोनों वृत्तखंडों में, तो वो क्या होगा, संपूरक हो जाएगा 180 डिग्री, और दोनों कोण बराबर होंगे जो कि 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो है आपके थ्योरम हो जाता है जो कि इससे रिलेटेड होता है। अब ये थ्योरम्स सारे थ्योरम नहीं हो गए, ये लिमिटेड थ्योरम हम लोग ने अभी पढ़े हैं, अभी ढेर सारे थ्योरम्स और भी आएंगे जो हम लोगों को डिस्कस करने होंगे, तो जिसकी बेसिस पर आप क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो ये क्या है, ये एक छोटे से प्रारूप पर हमने खाली जो है आपके डिफाइन किया कि हाँ थ्योरम्स सर्कल से रिलेटेड क्या होगा, और बाकी जैसे बहुत सारे थ्योरम्स अभी आएंगे, जैसे क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे, जब क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग को ढेर सारे थ्योरम्स मिलते हैं, तो वहां पर भी जब जैसे से आपको थ्योरम बताया जाएगा वैसे वैसे आप जो है उनको ध्यान रखिएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे निकल रहा है या किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं।
तो थ्योरम अगर वहां पे लर्न होता जाएगा तो अपने आप आपके क्वेश्चंस इजी होते चले जाते हैं। अब आइए देखते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, पहले उसको थ्योरी को समझ लें और फिर उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे या क्या होती है? तो अगर हमें सपोज कर लीजिए कोई वृत्त है और इस वृत्त के किसी पॉइंट पर हमें एक स्पर्श रेखा बनानी है, टेंजेंट बनाना है, तो क्या करेंगे, केंद्र से इसको जोड़ दिया जाता है और इस पर 90 डिग्री बना दीजिए। इसका मतलब ये रेखा इस पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी और जो इस पॉइंट को त्रिज्या केंद्र से मिलाने पर जो त्रिज्या बनेगी वो इसके ऊपर लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो कोई भी ये टेंजेंट जो है इस तरह से फॉर्म हो सकता है। तो अगर हम ये कहें कि एक किसी वृत्त में कितने टेंजेंट बन सकते हैं, अब पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि पॉइंट है कहां। तो पहली चीज, जैसे मान लीजिए सर्कल है और पॉइंट जो है अंदर है कहीं P1, इस पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। टेंजेंट बनेगा ही नहीं क्योंकि टेंजेंट अंदर किसी पॉइंट पर नहीं बन सकता। तो सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। सर्कल के परिधि पर है, सरकमफ्रेंस पर अगर है, सर्कल के अगर मान लीजिए कि P1 मान P2 मान जो है आपके सरकमफ्रेंस पर आ गया तो इस पर कितने टेंजेंट्स बनेंगे, एक बनेगा जो यहां से जो है आपके 90 डिग्री पर बनेगा। तो ये टेंजेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, दैट इज 1। और अगर बाहर की तरफ जो है आपके पॉइंट है P3, तब दो टेंजेंट्स आपके बनते हैं। दो टेंजेंट्स बनते हैं जिसमें कि आप देखेंगे, अभी आप जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो ट्रायंगल में आप पढ़ेंगे जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। तो ए बी अगर मान लीजिए ये दो टेंजेंट्स हैं P और PB, तो दोनों की लेंथ हमेशा बराबर होगी। ये भी थ्योरम है। किसी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी वृत्त की परिधि पर डाले गए जो आपके टेंजेंट्स होंगे, स्पर्श रेखाएं होंगी, उनकी लंबाइयां सदैव समान होती हैं। तो ये लंबाई समान हो जाएगी। तो ये तो किसी एक वृत्त पर बने हुए जो है आपके ये हो गए। अगर दो वृत्त हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की अगर हम बात करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, कॉमन, जो दोनों में मौजूद है। जैसे पहले हम कहें कि एक वृत्त अगर दूसरे वृत्त के अंदर मौजूद है तो कॉमन टेंजेंट अगर हम कहेंगे कितने बनेंगे, तो एक भी नहीं बनेगा। अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त को कट कर रहा है, किसी दो पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे। कॉमन टेंजेंट का मतलब कि अगर एक पर टेंजेंट बनाए तो वो दूसरे पर भी टेंजेंट रहे। तो एक रेखा ये है जो इस पे टेंजेंट है और दूसरी ये है जो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। तो इसलिए टेंजेंट्स की संख्या यहां कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऐसे दो वृत्त जो एक दूसरे को किन्हीं दो बिंदुओं पर कट करते हो, काटते हो, प्रतिच्छेदित करते हो, तो उनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट्स की संख्या क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपके 2। और अगर हम कहें कि अगर वृत्त हैं और ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर बाह्य रूप से जो है आपके स्पर्श करते हैं, एक बाह्य रूप से स्पर्श करेगा, एक आंतरिक रूप से स्पर्श करेगा, दो तरह के पॉइंट होते हैं। तो अगर दो वृत्त हैं, एक किसी बिंदु पर दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर है या दोनों वृत्त अगर बाहर है, एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग जो है स्पर्श रेखाएं बनती है। इसमें क्या बनेगी, इसमें सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी। इसमें टेंजेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, जो कॉमन टेंजेंट होगा। जबकि इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या 3 हो जाएगी।
एक टेंजेंट ये जाएगा, दूसरा टेंजेंट यहां जाएगा और तीसरा टेंजेंट इस पॉइंट पर होगा। इसलिए टेंजेंट्स की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर वृत्त, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर था, दो वृत्त आपस में एक दूसरे पर जो है प्रतिच्छेदित कर रहे थे। फिर दो वृत्त ने एक दूसरे को टच किया किसी बिंदु पर। जब टच किया तो दो तरह से किया, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली करेगा तो एक टेंजेंट बनेगा और एक्सटर्नली करेगा तो आपके 3 टेंजेंट्स बन जाएंगे। अगर दो वृत्त हैं और दोनों जो है एक दूसरे के ना तो संपर्क में है, ना तो किसी को टच कर रहे हैं, ना कट कर रहे हैं, ना प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ना स्पर्श कर रहे हैं, तब कॉमन टेंजेंट्स की संख्या क्या हो जाएगी? तब इनके कॉमन टेंजेंट्स की संख्या 4 हो जाती है। वो कैसे? एक टेंजेंट आपके ये होगा जो बनेगा, दूसरा टेंजेंट आपके ये होगा जो बनेगा, तीसरा टेंजेंट ये बनता है और चौथा टेंजेंट जो है आपके ये बनेगा। तो 4 टेंजेंट्स आपके बनते हैं और ये टेंजेंट्स की संख्या क्या हो जाएगी? ये आपके 4 टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बनते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं थ्योरी में। और अगर आप देखेंगे तो लेवल 1 में जो आपके टियर 1 होता है, तो खासतौर से टियर 1 में इस तरह के क्वेश्चन हर साल लगभग एक ना एक थ्योरी के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरी अगर क्लियर है तो अपने आप बता देंगे। तो दो वृत्त हैं, एक दूसरे को ना तो स्पर्श कर रहे हैं, ना ही जो है कट कर रहे हैं, ना एक दूसरे के अंदर हैं। तो ऐसे वृत्तों में कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेंगी? तो कॉमन टेंजेंट तो 4 बनती हैं, जिसमें से ये जो सीधी रेखाएं जा रही हैं ये डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाते हैं। और ये क्या होती हैं? ये ट्रांसवर्स जो है आपके तिर्यक, जिसको कहा जाता है तिर्यक स्पर्श रेखा, तो ये तिर्यक स्पर्श रेखा होती है कॉमन टेंजेंट। और ये क्या है? ये जो है आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के रूप में जानी जाती है। तो 2 ट्रांसवर्स बनती है और 2 डायरेक्ट बनती है, तो 4 जो है टोटल जो है आपके टेंजेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये टेंजेंट हो जाते हैं जो कि आपके सर्कल के फॉर्म में बनते हैं। अब इस टेंजेंट को अगर हम लोग देखें तो इनका अब इस्तेमाल कहां है, या थ्योरम्स इनसे रिलेटेड कैसे बनते हैं? ये तो हम लोग ने टेंजेंट्स को जो है पढ़ा। अभी बहुत सारे थ्योरम्स, जैसे अभी आप क्या है, अभी तो हम लोग ने सिर्फ ये पढ़ा है ना, ट्रांसवर्स और ये। अभी आप देखेंगे जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो पूछा जाएगा कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी है, ट्रांसवर्स टेंजेंट की लंबाई कितनी है। तो लंबाई निकालने का बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है आपके, जहां त्रिज्याएं दोनों की पता है, दोनों की त्रिज्याएं दिया है, तुरंत का तुरंत आप कॉमन टेंजेंट की लंबाई अपने आप निकल आएगी। कैसे निकलेगी वही हम लोगों को यहां पर देखना होगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे भी जो आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस बनते हैं जो थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। और थ्योरी पर बेस्ड जो है आपके क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से जो है निकाल नहीं सकते। तो अब ये थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल आते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती। तो ये जो है एक तरह से स्पर्श रेखा से संबंधित आपके ये पार्ट होते हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड जो हम लोगों के बनते हैं आपके एक तरह से थ्योरम्स। तो थ्योरम्स क्या होंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। अब देखिए जैसे थ्योरम नंबर 11, थ्योरम नंबर 11 क्या कह रहा है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अभी जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, जिस बिंदु पर यह स्पर्श करेगा, इस बिंदु से केंद्र से को अगर मिला देंगे तो ये इसके ऊपर लंब हो जाएगा। यही कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये इस पर लंब होगी। तो ये जो है आपके जो है डिफाइन किया गया इस तरह से। तो ये थ्योरम, तो ये सब थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आपके इस्तेमाल होगा। तो कोण निकालने में 90 डिग्री है कि कितना है, तो वो बहुत आसानी से आप इसको निकाल पाते हैं। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, जैसे हमने आपको डिफाइन किया।
मान लीजिए P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से हम दो स्पर्श रेखाएं बना रहे हैं, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो मेनली जो एक तरह से थ्योरम कह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है कि जो दो स्पर्श रेखाएं बनी PA और PB, ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं अभी हम लोग प्रूफ कब करेंगे, ये प्रूफ होगा जाकर के आपके किसमें, सर्वांगसम त्रिभुज में। सर्वांगसम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे जो है आपके होता है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है। अभी हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा कि अगर ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा 90 हो जाएगी, ये 90 हो जाएगी, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर ये जो है ये एंगल जो होता है ये, और ये त्रिज्या है R, और ये कॉमन भुजा है, आप देख रहे हैं। तो कॉमन भुजा आपके हो जाती है, कॉमन आर्म हो जाती है, जो इस ट्रायंगल में भी मौजूद है और इस ट्रायंगल में भी मौजूद है। तो ये जो आपके एक तरह से जो त्रिभुज बनता है, इसमें अगर आप देखेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये 90 डिग्री ये कोण बराबर होते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से हम लोग इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। तो PA बराबर PB की होगा, यही इस जो है आपके एक तरह से थ्योरम कह रहा है। तो थ्योरम को आपको केवल समझना है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर बनाए गए दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव क्या होंगी, सदैव समान होती हैं, यही थ्योरम कह रहा है। अभी जब आप ये अभी फिर आएगा जब हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट थ्योरम देखें, कह रहा है जीवा एवं उसकी स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण संगत एकांतर खंडों में बने कोण के बराबर होता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि कैसे जो है आपके निकलता है। थ्योरम है क्या, कोई ट्रायंगल अगर हम बना लें और ट्रायंगल के किसी भी एक शीर्ष पर अगर हम स्पर्श रेखा बना दें, तो थ्योरम क्या कहता है कि जो स्पर्श रेखा है ये यहां पर जितना कोण बनाती है ये इस सामने वाले कोण के बराबर होता है, और ये स्पर्श रेखा यहां पर जितना कोण बनाएगी वो इस सामने वाले कोण के बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है। ये जो है आपके एक तरह से जो है इसको आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होता है, और ये जो है आपके एक तरह से जितना भी जो आपके थ्योरम है वो ये डिफाइन कर रहा है ये क्योंकि आपको पता है कि पूरे जो कोण जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अगर अल्फा है, ये थीटा है, और इसको अगर हम कोई चीज मान लें तो ये जो है आपके 180 डिग्री हो जाएगा। और ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, थीटा अल्फा और ये जो है कोण जो है वो भी 180 डिग्री के बराबर है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यही आपके थ्योरम कह रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये बीटा दिखाया जा रहा है तो ये बीटा हो जाएगा। कब, जब ये स्पर्श रेखा होगी इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा होनी चाहिए। यहां पे स्पर्श रेखा बना दिया तो ये कोण क्या है, ये कोण अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है बीटा, तो यहां का कोण बीटा हो जाएगा, और ये कोण अगर थीटा दिया है तो ये कोण थीटा हो जाएगा। हर जगह वहीं पर आपके जो है फॉर्मेशन होगा इसका। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो थीटा अल्फा बीटा तीनों जगह बनेगा। यहां पे अगर हम जो है आपके बना दें स्पर्श रेखा तो ये कोण बीटा है तो यहां पर बीटा बनेगा, और ये कोण जो है अल्फा है तो यहां पे कोण क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष पर बनाया गया जो आपके एक तरह से स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा जो भुजाओं से कोण बनाती है वो अंदर वाले सामने वाले कोण के बराबर होती है। यही थ्योरम जो है आपके बता रहा है। तो ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, और इस थ्योरम से ये जरूरी बस ये ध्यान रखिएगा कि ये स्पर्श रेखा होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए इस बिंदु पे, तभी ये थ्योरम काम करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन ऐसे बनी हुई है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इस एंगल के बराबर तभी होगा जब ये
स्पर्श रेखा होगी, तो ये स्पर्श रेखा के से जो है आपके बनती है। अब इसे जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हम इसको प्रूफ करें, तो प्रूफ करने में थोड़ा सा ज्यादा लेंदी जो है टाइम लगता है, लेकिन प्रूफ हो जाता है आसानी से। प्रूफ कैसे हो सकता है, आप देखिए, जैसे इसको अल्फा, इसको बीटा मान लें, और इसको ज्वाइन कर दें, तो हमें पता है कि ये एंगल क्या हो जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा, क्योंकि क्या है, ये द्विभाजक है, तो ये कोण का द्विभाजक है, तो बीटा बाय 2 ये हो जाएगा, बीटा बाय 2 ये हो जाएगा, अल्फा बाय 2 ये हो जाएगा, अल्फा बाय 2 ये हो जाएगा। तो अब इस एंगल को अगर आप निकालेंगे तो ये एंगल क्या होगा, तो इस एंगल को अगर आप निकालेंगे तो अल्फा बाय 2 ये, अल्फा बीटा बाय 2 ये है, तो 180 में से ये इसको माइनस कर दिए, तो 180 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2, तो ये आपके एंगल निकलेगा। और ये जो हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये एंगल हो जाता है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये एंगल और इस एंगल में रिलेशन आपको पता ही है कि केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, इसका आधा कोण ये बनता है, हाफ जो है एंगल होता है। तो जब आपका ये कोण निकल आएगा तो इससे हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल निकल आता है। तो इस तरह से प्रूफ जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है करना, लेकिन आप आसानी से जो है केवल लर्न करना है, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली क्या है, प्रूफ तो करने को आएगा नहीं कि आप प्रूफ करिए, समझना होता है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इसको प्रूफ करके निकाल लेते हैं। थ्योरम नंबर 14 देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब काम करेगा, खूब लगेगा। अब ये सब थ्योरम केवल समझना ही है आपको, यहां कैसे जो है आपके ये वर्क करता है, किस तरह से वर्क करेगा। दो जीवाएं हैं, कोई वृत्त है, अगर दो जीवा है, तो दो जीवाओं में एक चीज ये होती है, या तो जीवाएं एक दूसरे को कट कर देंगी अंदर ही, जैसे मान लीजिए ए बी है और सी डी है, पी पॉइंट पे ये कट कर रही हैं। ये दो जीवाएं हैं, कट नहीं कर रही हैं, आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब ये पी पॉइंट पर कट करेंगी। तो ए बी ये है, सी डी ये है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो अंदर कट कर रही हो, चाहे वो बाहर कट कर रही हो, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम होता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये सब थ्योरम बहुत जो है आपके यूज होते हैं ज्योमेट्री में, वही चीज यहां भी लगेगी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, वही चीज यहां भी लगेगी। तो चाहे अंदर कट कर रहा हो दो जीवाएं, चाहे बाहर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी ये सेकंड वाला जो है आपके थ्योरम दिखाया जा रहा है, ये दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये अंदर नहीं कट की, बाहर एक्सटेंड करने पर ये कट कर रही है किसी पी पॉइंट पे, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये आपके थ्योरम हो जाता है। तो चाहे बाहर कट करें चाहे अंदर कट करें। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट थ्योरम आप उसी का रिवर्स भी मान सकते हैं कि चाहे वो अंदर कट करे चाहे बाहर कट करे, दोनों में ही वो यूज होती है। अब देखिए ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कैसे, अगर कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, एक जीवा है,
बाकी एक स्पर्श बिंदु है। जीवा, और ये जीवा क्या है, जीरो लेंथ की है। एक जीवा की लंबाई है, एक जीवा की जीरो लेंथ है। इसको अगर हम बाहर ले आए, ये पी पॉइंट है, यहां से इसके ऊपर मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा बन रही है, ये इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा है। तो पी टी ये है, ए बी ये मान लें। तो अगर किसी भी जीवा से अगर कहा जाए, कोई भी जीवा अगर हम लें, किसी वृत्त की कोई भी एक जीवा ले लें और ए बी, और इसको हमने बाहर निकाल दिया पी पॉइंट से, अब इसी पी पॉइंट से एक टेंजेंट बना दें टी पॉइंट पे, तो थ्योरम क्या कहेगा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी इंटू पी टी। तो अब यहां पर क्या है, वही चीज है, वही थ्योरम है, बस ये है कि यहां पर जो जीवा थी वो जो है आपके लेंथ में ना, ए बी के लेंथ में नहीं, बल्कि दोनों पॉइंट क्या हो गए, सी डी पॉइंट कहां आ गए, एक ही पॉइंट पर आ गए, टी पर आ गए। तो पहले क्या होता था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होता था। अब सी डी क्योंकि एक ही पॉइंट पर आ गए हैं, या आप ये कह दें कि दूसरी वाली जो जीवा जो कॉर्ड थी वो आपके पॉइंट में कन्वर्ट हो गई है, तो थ्योरम वही लग रहा है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी इंटू पी टी। पी टी मतलब क्या हुआ, पी टी स्क्वायर, पी टी इंटू पी टी। तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये जो है आपके एक तरह से थ्योरम हो जाता है। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी इंटू पी टी, तो पी टी स्क्वायर, ये वही थ्योरम है जो इससे पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेम वही थ्योरम है। तो यहां पर जैसे हम लोग देख रहे थे ये वाला थ्योरम, तो इसमें क्या है, जैसे पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब यही सी डी को अगर आप छोटा करते चले जाइए, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों पॉइंट यहीं पहुंच गए और ये क्या हो गया, पी डी हो गया। तो दोनों पॉइंट जब वहीं पर पहुंच जाएंगे तो ये हो गया आपके टी पॉइंट, तो यहां से एक स्पर्श रेखा हमने बना दी। तो अभी थ्योरम क्या था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब सी और डी दोनों पॉइंट यहां आ गए, तो अब क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब सी डी एक ही पॉइंट पर है जो कि टी है, तो इसलिए पी सी और पी डी की जगह, पी सी और पी डी की जगह क्या आ गया, पी टी इंटू पी टी, जो कि क्या हो गया, पी टी स्क्वायर, ये बन गया। तो इसलिए किसी कोई एक जीवा लें, अब दूसरी जीवा को भी अगर हम जो है आपके एक तरह से दूसरी भी जीवा ही बनाए, तो ये क्या होता है, ये छेदन रेखा होती है, सीकेंट जिसको कहा जाता है। ये सीकेंट होती है, छेदन रेखा होती है, जहां पर आपके इस वृत्त को ये काट रही है, कट कर रही है। तो अगर जैसे स्पर्श रेखा आपने बनाई, स्पर्श रेखा क्या है, ये किसी पी पॉइंट से किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई जाएगी, लेकिन अगर किसी वृत्त को दो पॉइंट पर कट करके जाए तो ये छेदक रेखा कहलाएगी या सीकेंट कहलाती है। इसी को छेदक रेखा कहते हैं या इसी को सीकेंट कहा जाता है। तो इंग्लिश में सीकेंट कहेंगे और हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा, जहां पे दो जगह पे ये छेदन कर रही है, कट कर रही है। तो ये जो है आपके एक तरह से पी ए पी बी जो है आपके एक तरह से छेदक रेखा हो। तो पी ए इंटू पी बी, इसका मतलब कि एक छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो, तब ये थ्योरम बनता है जो आप इससे के बाद वाला थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये छेदक रेखा है जो कि दो पॉइंट पे कट कर रही है, और ये स्पर्श रेखा है। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी इंटू पी टी, पी टी स्क्वायर, यही आपके थ्योरम हो जाता है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है वही है जो इससे पहले अभी हम लोग ने थ्योरम में के उसमें पढ़ा था, ये वाला। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी वृत्त में अगर दो जीवाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, कोई दो जीवाएं अगर किसी पी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो थ्योरम क्या था, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, चाहे अंदर कट कर रही हो चाहे बाहर कट कर रही हो, यही। तो यही वाला थ्योरम अब 16 में दिखाया जा रहा है, 16th में, कि अगर दो छेदक रेखाएं, दो जो है जीवाएं हैं एक दूसरे को एक किसी बिंदु पर कट करें, तो थ्योरम यही है
चाहे अंदर जो है आपके दोनों जीवाएं मिले चाहे बाहर मिले, तो दोनों ही कंडीशन में सेम जो है आपके रिजल्ट निकलता है। और जो अभी टेंजेंट वाला था वो भी इसी से निकलता है। ये आपके दिया जा रहा है, देखिए, तो एक ये रेखा एक ये रेखा, तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, यही थ्योरम बन गया। तो इसमें क्या है, अगर कोई वृत्त है और इसके अंदर दो कोई भी जीवाएं अगर हम ले लें जो कि आपके AB और CD मान लें और P बिंदु पर ये कट कर रही हो, तो हम क्या कहेंगे, PA इंटू PB बराबर BC इंटू PD के होगा। तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD के होगा। तो ये जो है आपके थ्योरम हो जाता है जो टेंजेंट से कंसर्निंग होता है। ये तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपके थ्योरम्स होते हैं, बस ये थ्योरम्स अगर दिमाग में है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस खूब बनेंगे आप देखेंगे, और क्वेश्चन जब बनेंगे तो वो स्ट्राइक करने पर होता है, स्ट्राइक कर गया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में मिलते हैं। तो उसी की प्रैक्टिस आपको करनी होती है कि किस थ्योरम पर बेस्ड कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्लियर हो जाता है तो फिर आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो ये तीनों थ्योरम समझ लीजिए, तीनों थ्योरम बहुत आसान है और इजीली जो है आपके होते हैं। तो ये BA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, तो चाहे दो जीवाएं अंदर कट कर रही हो या दो जीवाएं जो हैं आपके बाहर किसी P पॉइंट से जो है दो छेदक रेखाएं खींची जाएं, जैसे A और B पॉइंट है और C और D पॉइंट है, तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, यही थ्योरम यहां भी लगेगा, यही थ्योरम यहां भी लगेगा। और अगर हमने आपको बताया कोई पॉइंट P है, यहां से एक छेदक रेखा खींची गई A और B पॉइंट पे और एक स्पर्श रेखा खींची गई T पॉइंट पे, तो यही हो जाएगा PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर कैसे हो जाता है, PT इंटू PT, तो PT स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों थ्योरम बहुत ही कारगर होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एक तरह से जो है कवर अप करते हैं। तो टेंजेंट से कंसर्निंग या जीवाओं से कंसर्निंग जितने भी थ्योरम्स सर्कल्स में जो है यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप किन्हीं भी क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे अगर आपको थ्योरम्स क्लियर हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, थ्योरम्स को बहुत ज्यादा जो है आपके डिस्कस कर लीजिए, बहुत ज्यादा जो है आप एक तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि थ्योरम कैसे बनेंगे, ठीक है ना। इसी की हेल्प से आप क्वेश्चंस जो है हम लोगों के होते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे ये थ्योरम्स हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। इससे पहले वाला जो थ्योरम हम आपको बता रहे थे, तो हो सकता है कि क्योंकि हमने आपको सिर्फ आउटलाइन बताई थी इसका प्रूफ नहीं बताया था, तो अगर हम प्रूफ करना चाहें तो देखिए कैसे होगा। ये आसानी से हो सकता है, इसलिए आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये है सपोज कर लिए थीटा, ये है बीटा, तो हमें ये प्रूफ करना है अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सी चीज है, इस पर स्पर्श रेखा पहले बना दें, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो सेंटर ज्वाइन कर दिया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये 90 ये 90। अब इसको ज्वाइन कर दें, तो देखिए थ्योरम क्या लग रहा है कि इस जीवा से परिधि पर पड़ा कोण और केंद्र पर पड़ा कोण का रिलेशन क्या होता है, ये अगर बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बीटा। अब इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये त्रिज्या है इस वृत्त की, ये भी त्रिज्या है, रेडियस है, तो दोनों अगर रेडियस हैं तो ये सम द्विबाहु त्रिभुज हुआ, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब इन दोनों एंगल का योग कैसे निकालेंगे,
इसका सम कैसे निकालेंगे? 180 माइनस ये वाला एंगल कर दें, तो 3 एंगल का योग 180 होता है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 180। तो अभी जो है आपके ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होगा, तो ये दोनों एंगल का योग कितना हो जाएगा? 180 में से 2 बीटा निकाल दें, तो 180 में से 2 बीटा निकाल दीजिए, ये इन दोनों का टोटल सम हुआ, और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर मतलब तो जो दोनों का टोटल सम है उसका आधा आधा कर दीजिए, हाफ हाफ कर दें, तो ये क्या हो गया? 90 माइनस बीटा। इसके मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया? 90 माइनस बीटा। क्लियर है ना? किसी ट्रायंगल में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहां पे थ्योरम ने क्या लगाया? अगर बीटा ये है तो यहां पर भी क्या हो रहा है? तो यहां पे 2 बीटा होगा, क्योंकि ये सेंटर है। सेंटर से परिधि पर कोई भी पॉइंट ले जाएंगे, त्रिज्या ये भी हो गई, रेडियस ये भी हो गई, तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने के इस कोण के बराबर होगा। तो अब इस कोण को जैसे मान लीजिए दिस प्लस 2 बीटा बराबर 180 के, तो इन दोनों का टोटल सम कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 बीटा। 180 माइनस 2 बीटा क्या है? ये इन दोनों का सम है, इन दोनों का योग, और ये दोनों क्या है? आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हम इसको मान लें अल्फा, इसको मान लें अल्फा, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 के, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 के, या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 के, सॉरी 180 अपॉन 2, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस बीटा। तो ये क्या है? ये एंगल आ गया 90 माइनस बीटा, और ये 90 माइनस बीटा अगर है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 में से 90 माइनस बीटा माइनस कर दीजिए, तो 90 डिग्री में से 90 माइनस बीटा माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 प्लस बीटा, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा बीटा। इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया? बीटा एंगल हो गया। तो ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा निकल आया। तो सिंपली जो है थ्योरम तो प्रूव हो जाता है, लेकिन आपको प्रूव करने को आता नहीं है, तो दिमाग बहुत ज्यादा जो है खपाइए नहीं कि क्या हो रहा है, जबकि हमने सिंपली आपको बता दिया कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए जो है आपके प्रूफ वो कैसे है कि अगर किसी जीवा से परिधि पर डाला गया कोण और केंद्र पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है? इसका ये डबल हो गया। जब ये डबल हो गया, अब ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, दोनों को ज्वाइन करने पे, तो ये दोनों ज्वाइन करने पर क्योंकि त्रिज्या है तो इसलिए ये कोण बराबर होगा। इसको हमने अल्फा मान लिया, तो अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 के, या अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 के आ गया, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा। इसका मतलब अल्फा हमने ये और ये माना था, जो कि 90 माइनस बीटा के बराबर हो गया। अब ये पूरा 90 है क्योंकि स्पर्श रेखा है, तो ये 90 है, ये 90 माइनस बीटा निकला, तो 90 में से 90 माइनस बीटा माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा? बीटा। तो इसमें बस सिंपली आपको समझना है कि अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्ष पर कोई भी त्रिभुज हो, जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हम बना दें, मान लीजिए यहां पे हमने जो है आपके स्पर्श रेखा बना दी, ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ये अगर स्पर्श रेखा है तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। बस थ्योरम ये कह रहा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी शीर्ष की बात करें, मान लीजिए यहां पे हमने स्पर्श रेखा बना दी, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अगर बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। बस यही थ्योरम कहता है। तो इसी थ्योरम को आपको हमेशा समझना है। बस एक बात ध्यान रखिए कि वर्टेक्स पर स्पर्श रेखा होनी चाहिए। स्पर्श रेखा नहीं है तब ये थ्योरम नहीं काम करेगा। थ्योरम तभी काम करेगा जब ये PQ जो है ये आपके स्पर्श रेखा हो ABC के A वर्टेक्स पर या B वर्टेक्स पर या C वर्टेक्स पर, तभी ये काम करता है।
ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया और ये बहुत काम भी करेगा अभी आगे चल करके। तो हम लोग आगे पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट यही बनाया करेंगे, हम आपको रिकॉल कराएंगे कि देखिए पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सिंपली जो है आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देना होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है।